हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इन्वर्टर्स के टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। तो जो हमारे इन्वर्टर होते हैं ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। जो पहला इन्वर्टर होता है वो हमारा एकल फेज़ इन्वर्टर होता है या सिंगल फेज़ इन्वर्टर। दूसरा हमारा होता है थ्री फेज़ इन्वर्टर। तो जो हम पुराने समय में इन्वर्टर्स यूज करते थे उनमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, लेकिन आजकल हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से बनने वाले थायरिस्टर्स का यूज करते हैं। जब इन्वर्टरों के सर्किट में हम एससीआर को डीसी पावर सप्लाई देते हैं तो गेट का एससीआर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि जो गेट होता है उसे कंटिन्यूस मतलब इसके सर्किट को एससीआर को कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है, जिससे कि उसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती और वो टर्न ऑफ नहीं हो पाता। तो इस वजह से, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक बार जब एनोड धारा लैचिंग धारा से अधिक हो जाती है तो इस प्रकार से सर्किट में से गेट का कंट्रोल समाप्त हो जाता है और एससीआर टर्न ऑफ नहीं हो पाता। तो एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें बाहरी विधि द्वारा चालन रोकना आवश्यक होता है। तो बाहरी विधि द्वारा चालन रोकना ही कम्यूटेशन कहलाता है। तो कम्यूटेशन की विधि के आधार पर इन्वर्टर्स को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हमारा टाइप होता है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। ये हमारे ऐसे इन्वर्टर होते हैं जिनके अक्रॉस एसी वोल्टेज शून्य होता है। इसमें जो युक्ति होती है उसके अक्रॉस एसी वोल्टेज शून्य हो जाता है। एसी वोल्टेज शून्य होने से ही युक्ति हमारी टर्न ऑफ हो जाती है। तो यह प्रक्रिया स्वाभाविक कंप्यूटेशन कहलाती है। यह केवल एसी सर्किट में ही काम करती है। दूसरा होता है हमारा लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स। तो लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी हमारे लाइन इन्वर्टर के समान होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, इसमें जो कम्यूटेशन होता है वो लोड के द्वारा होता है। तीसरा है हमारा स्वतः कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स या सेल कम्यूटेटेड इन्वर्टर। इसमें जो कम्यूटेशन होता है वो ट्रांजिस्टर या मॉस युक्तियों से संबंधित होता है, इसके लिए जहाँ गेट या बेस ड्राइव सिग्नल द्वारा कम्यूटेशन होता है। चौथा है फोर्स्ड कम्यूटेटिंग इन्वर्टर या बलित कम्यूटेटेड इन्वर्टर। तो जब डीसी वोल्टेज सप्लाई शून्य नहीं होती तो एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें बाहरी सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। ये बाहरी सर्किट हमारे तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है हमारा समांतर धारित्र कम्यूटेटेड, दूसरा श्रेणी धारित्र कम्यूटेटेड, तीसरा होता है आवेग कम्यूटेटेड। तो इस तरीके से कम्यूटेशन के आधार पर हमारे सर्किट तीन प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्शंस के आधार पर। तो कनेक्शंस के आधार पर जो इन्वर्टर हैं ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा श्रेणी इन्वर्टर, दूसरा होता है हमारा समांतर इन्वर्टर, तीसरा होता है हमारा ब्रिज इन्वर्टर। तो इन तीनों में हमारे सिलेबस में दो इन्वर्टर्स हैं, श्रेणी इन्वर्टर और समांतर इन्वर्टर, जिन्हें हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वोल्टेज तथा धारा स्रोत के आधार पर भी इन्वर्टर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वोल्टेज तथा धारा स्रोत इन्वर्टर। पहला है हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम इनपुट में डीसी सप्लाई देते हैं तथा इनपुट तथा आउटपुट पर एसी के रूप में हम वर्गाकार तरंग अर्थात स्क्वायर वेव वोल्टेज स्रोत से में एसी वोल्टेज स्रोत में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात हम इसमें डीसी को अप्लाई करते हैं और आउटपुट में हमें एसी के रूप में स्क्वायर वेव्स मिलती हैं। दूसरा है हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर या धारा स्रोत इन्वर्टर। इसमें भी हम इनपुट में डीसी को अप्लाई कराते हैं तथा आउटपुट में हमें एसी की
आउटपुट धारा मिलती है, प्राप्त होती है, जैसा कि हमें चित्र में दिखा रहा है कि एसी के रूप में हमें स्क्वायर वेव मिल रही है। तो इस तरीके से हमारी ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो गए। अब हम बात करेंगे सिंगल फेस वोल्टेज सोर्स हाफ ब्रिज इन्वर्टर की। यहाँ सबसे कॉमन चीज़ है कि यहाँ पे हम हाफ ब्रिज यूज कर रहे हैं। हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें हमने ट्रांसफार्मर यूज किया था। तो जब हम इन्वर्टर्स का जो मुख्य लाभ है यह है कि अगर इसके लिए जब हम हाफ ब्रिज यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ट्रांसफार्मर में के कारण ट्रांसफार्मर में जो होता है कोर की चुंबकीय संतृप्तता की समस्या उत्पन्न होती है, जो कि हमारे हाफ ब्रिज में नहीं होती, तथा ब्रिज को यूज करने से वोल्टेज कंट्रोल की भी अच्छी संभावना रहती है कि हम अच्छे से वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, तथा जो हमारी आवृत्ति होती है आउटपुट आवृत्ति उसको हम अधिक रेंज तक कंट्रोल कर सकते हैं, या उसके लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स हाफ वेव इन्वर्टर के सर्किट की। तो यहाँ पे हमारा ये एक सर्किट बना हुआ है जिसमें दो डीसी वोल्टेज सोर्स हैं, PS/2 और PS/2। तो इस तरीके से हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं जिसमें 3 तार सप्लाई है, एक तार ये, एक ये, एक ये। तो इस तरीके से दो सप्लाईज को यूज किया है जिनकी वैल्यूज़ क्या है, सेम है। यदि हम इसे PS मानते तो हमने इसे PS/2 करके हाफ हाफ रूप में इसको यूज किया है। हमारे पास दो थारिस्टर हैं, TH1 और TH2, तथा दो डायोड D1 और D2 का यूज़ हमने किया है। यहाँ पर हमने थायरिस्टर में के गेट का सर्किट नहीं दिखाया है। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। तो कार्यविधि में हम जानते हैं कि थायरिस्टर को जब तक हम गेट सिग्नल नहीं देंगे तब तक थायरिस्टर टर्न ऑन नहीं होगा। तो थायरिस्टर हम TH1 को लेते हैं पहले। तो TH1 के लिए हमने कोई गेट सिग्नल माना IG1 है। तो इसके लिए हम इसकी साइकिल 0 से लेके T से लेके TY2 के लिए चालन करता है। ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक की हो गई। तो जब हम लोड धारा को ऊपरी स्रोत के टर्मिनल A से हम भेजते हैं तो भेजने के बाद A से ये हमारी E पे जाती है, E से TH1 पे जब हमने गेट सिग्नल दे दिया है तो ये टर्न ऑन हो चुका है। तो टर्न ऑन होने के बाद अब ये यहाँ से B पे पहुँचा, B पे पहुँचने के बाद अब ये लोड से होती हुई C में से प्रवाहित होती है, तथा लोड जो वोल्टेज B आउटपुट है वो हमारे लिए BS/2 प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से हमारा जो गेट सिग्नल टर्न ऑन हुआ, टर्न ऑन होने के बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसने इसके लिए थायरिस्टर जो TH1 है हमारा टर्न ऑन रहा, और इतनी देर के लिए रहने के बाद हमारा जो आउटपुट मिला हमें वो PS/2 आउटपुट पॉजिटिव में मिला। ये हमें 0 से लेकर T/2 टाइम तक मिला। अब हम बात करते, अब इस पर से गेट सिग्नल हट गया, मतलब कि ये टर्न ऑफ हो गया थायरिस्टर TH1। थायरिस्टर TH1 के टर्न ऑफ होते ही अब थायरिस्टर TH2 के लिए हमने गेट सिग्नल दिया। थायरिस्टर TH2 को गेट सिग्नल देने पर थायरिस्टर TH2 हमारा चालू हो जाता है IG2 पल्स देने पर।
जिससे हमारा थायरिस्टर जो है, अब ये हमारा जो थायरिस्टर है ये चालन करेगा π/2 से t से, जो t की वैल्यू है π/2 से रहेगी t तक। अब इस दौरान ये चालन करेगा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो जो लोड धारा है अब ये नीचे वाले पास में चलना शुरू होगी। तो ये लोड धारा C से B की ओर, B से TH2 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो चुका है, T से F और F से D की ओर मार्ग में प्रवाहित होगी। जो हमें ये मिलेगी ये नेगेटिव के फॉर्म में मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा ये थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ और टर्न ऑन होके हमें नेगेटिव में वेव फॉर्म मिली। अब अगली साइकिल के लिए जो हमारी T से आगे की साइकिल होगी ये, तो इसमें IG1 हमारा फिर टर्न ऑन होगा, थायरिस्टर T1 हमारा टर्न ऑन होगा, फिर से हमारा सर्किट में करंट फ्लो होगी जो A, E, TH1, B, लोड और C के ज़रिए प्रवाहित होगी। इतने के लिए हमारा B आउटपुट हमें BS/2 पॉजिटिव में मिलेगा। फिर अगली पल के लिए जो हमारा थायरिस्टर TH1 है ये टर्न ऑफ हो जाएगा और TH2 हमारा टर्न ऑन हो जाएगा IG2 पल्स देने पर। तो इस तरीके से हमारा थायरिस्टर TH2 टर्न ऑन होने से हमारी जो करंट की डायरेक्शन अब रहेगी वो C से B से TH2 से F से D से B। आउटपुट जो हमें मिलेगा -PS/2 होगा, ये नेगेटिव पल्स के रूप में। तो ये हमें 3T/2 से 2T के बीच में मिलेगा। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। तो जो ये वर्किंग हमें मिल रही है ये हमें रजिस्टिव लोड के लिए मिल रही है, क्योंकि जो हमने अभी तक डायोड लगाए हैं उन डायोड का कोई काम नहीं हुआ है, मतलब कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब एक थायरिस्टर चलता है तो दूसरे को टर्न ऑफ रहना है, और जब दूसरा थायरिस्टर टर्न ऑन होगा तो उससे पहले थायरिस्टर को टर्न ऑफ होना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो ये DC सर्किट सप्लाई रहेगी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जिससे हमारी डिवाइस ख़राब हो जाएगी। तो जो हमें यहाँ पे परिणामी मिलता है वो PS/2 वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज मिलती है वो PS/2 मिलती है, तथा जो हमारा आवर्तकाल होता है वो 1/T होता है। तो जो हमारा आवर्तकाल है ये टाइम है, ये इसको हम परिवर्तित करके आउटपुट वोल्टेज B की आवृत्ति को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये साइकिल अगर हम थोड़ी कम बढ़ कर लें तो हमें आवृत्ति में हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम बात